Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today our chapter name is Science and its Facts. So ready for study? So let's kick off. We are told that we are living in a scientific age, but we don't know that the scientific age did not start in the 20th century. It dawned as soon as man started to think, as soon as he began to respond to the strongest instinct of the curiosity. Science is ordered knowledge arranged in such a way that we can make use of it. Knowledge itself is not science. Suppose you learned all the words in your English vocabulary. They would be utterly useless unless you learned their meaning and how to arrange them to make a language. Suppose you had all the pieces of complicated machine, wheels, levers, bolts, nuts, etc. and you did not know how to assemble them. The pieces alone would not make a machine. It is the same with science. So यहाँ पर बच्चे जो चैप्टर है वो आपको भी पता है, एक साइंटिफिक एज के अंदर हम रह रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है. वी डोंट नो, लेकिन हमें क्या नहीं पता, द साइंटिफिक एज डिड नॉट स्टार्ट इन द 20th सेंचुरी, कि वो कब शुरू नहीं हुई, 20th सेंचुरी में स्टार्ट नहीं हुई. इट डॉन्ट एज सुन एज मैन स्टार्टेड टू थिंक, जैसे ही मैन ने सोचना शुरू किया, ठीक है, और उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया टू द स्ट्रॉन्गेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ क्यूरियोसिटी के साथ. तो साइंस क्या है, एक ऑर्डर्ड नॉलेज है, ठीक है, अरेंज्ड नॉलेज है. और अरेंज्ड और ऑर्डर्ड कैसे किया जाएगा, जैसे हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन हमें उस चीज़ को अप्लाई करना नहीं आता. सपोज आप यू लर्न ऑल द वर्ड्स इन योर इंग्लिश वोकैबुलरी, मतलब आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश वोकैबुलरी के सारे वर्ड लर्न कर लेते हो, उनका मीनिंग आपने याद नहीं किया, उनको अप्लाई कैसे करना है सेंटेंसेस के अंदर वो नहीं पता, उनको अरेंज कैसे करना है लैंग्वेज के अंदर वो नहीं पता, तो वो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा. ऐसे ही आपके पास एक मशीन बनाने के लिए व्हील्स है, उसका लेवर्स है, बोल्ट, नट सब कुछ है, लेकिन उसको अरेंज कैसे करेंगे, असेंबल कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको नहीं पता, तो उनका क्या होगा, वो पीसेस आपके लिए क्या है, यूजलेस है, ठीक है, उनसे मशीन आपको बनाना ही नहीं आता. सो इट इज़ द सेम with science. Science arranges the facts that wise men have discovered. Sometimes the discoveries were accidental. More often they happened because men were curious about the things around them. Whenever they saw a rainbow in the sky or listened to an echo or watched the river flowing to the sea or steam coming from the kettle, in puzzled their wits, they began to think why things behaved in such queer ways. So little by little, science has come into possession of a vast and richly filled treasures house wherein the riches are facts. So अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, जो साइंस है वो क्या अरेंज करती है, फैक्ट्स को अरेंज करती है, ठीक है, दैट वाइज मैन हैव डिस्कवर्ड, जो वाइज मैन ने डिस्कवर किए हैं. जो समटाइम्स द डिस्कवरीज जो होती हैं बच्चों एक्सीडेंटल हो जाती है, मतलब हम कुछ और चीज़ें सर्च करते रहते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ की डिस्कवरी करते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल वो चीज़ें मिल जाती हैं जिनको हमने सोचा ही नहीं था. तो ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं. मोर देन दे हैपन बिकॉज मैन वर क्यूरियस अबाउट द थिंग्स. क्यों, क्योंकि जो मैन होते हैं वो क्या है, वो काफ़ी क्यूरियसिटी होती है उनको चीज़ों को जानने की कि ये चीज़ें क्यों ऐसे हो रही हैं. Whenever they saw a rainbow, जब क्या देखा उन्होंने, रेनबो को देखा स्काई में, और सुना, किन चीज़ों को सुना, इको, और watched the river flowing to the sea और steam coming from the kettle, जो स्टीम है, ठीक है, आपने कभी कैटली में देखा होगा या कप में देखा होगा, चाय को डला हुआ या दूध डला हुआ गरम गरम, तो क्या होता है, स्टीम आती है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, इट पजल्ड देयर विट्स. तो कहीं ना कहीं उनको ये था, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने चाय को गर्म किया, डाला केतली के अंदर, उसके अंदर से स्टीम कैसे आ रही है ना, पानी चल रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रही है, तो आवाज़ कैसे आ रही है, और रेनबो अगर बना है तो कैसे, इसके अंदर किस तरह से यहाँ पर कलर आ गए हैं. तो ये क्यूरियोसिटी थी साइंस को जानने की, है ना. दे बिगेन टू थिंक व्हाई थिंग्स बिहेव्ड इन सच क्वेयर वेज. तो ये काफ़ी चीज़ें हुई जिन्होंने साइंस के अंदर डिस्कवरीज को कहीं ना कहीं मैन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि उनको जाने और उनके ऊपर रिसर्च करे और कुछ नया प्लान करे.
In this treasure house of ordered knowledge, the riches are arranged like good in a warehouse. Every treasure fact has its proper place and name, and the system is so exact that they cannot get muddled up. Everybody may enter the treasure house when he will and may help himself to these facts and set them to work for the benefit of mankind. इन दिस ट्रेजर, अगर हम देखें एक ट्रेजर हाउस में, ठीक है, ट्रेजर हाउस मतलब क्या होता है, जहाँ पर खजाना भरा होता है ना, पैसे बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें, तो ट्रेजर हाउस ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज, ये क्या है, एक हमारे पास इस चीज़ का भरा हुआ खजाना है, हमारे पास नॉलेज का भरा हुआ खजाना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी नॉलेज है और हम जितना चाहे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. द रिचेज आर अरेंज्ड लाइक गुड इन अ वेयर हाउस, and every treasure fact has its proper place and name. The system is to exact. और क्या होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में, प्रॉपर प्लेस के बारे में, नेम, सिस्टम के बारे में, तो वो एग्जैक्ट होनी चाहिए. दैट दे कैन नॉट गेट मडल्ड अप, ताकि वो मडल्ड अप ना हो पाए. एवरीबडी मे एंटर द ट्रेजर हाउस व्हेन ही विल एंड मे हेल्प हिमसेल्फ. और कौन एंटर करता है उसके अंदर, जो खुद चाहता है, ठीक है, जो खुद की हेल्प करना चाहता है वो इसके अंदर एंट्री करता है टू दीज फैक्ट्स के थ्रू एंड सेट देम टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड. The curious person asks one of the first questions about the things around them. What are they made of? We cut down a tree and we saw that is wood. अब जो क्यूरियस पर्सन होता है वो क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, उसको क्यूरियोसिटी रहती है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ होती है. तो आस्क वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द थिंग्स अराउंड देम, ठीक है, आसपास से वो देखता है चीज़ों को, रेज्यूम करता है, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन करता है. व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किस चीज़ से बनी हुई है, हम ट्रीज को क्यों काटते हैं. सो वी कट डाउन अ ट्री एंड वी से दैट इज वुड. और ट्री को काट कर हम क्या बोलते हैं, ये वुड है. वी लुक एट द एक्स दैट फेल द ट्री एंड वी से दैट इट इज स्टील. बट what are wood and steel? The axe and the tree are very different. They look not only different, but all our senses of touch, taste, smell and even hearing tell us that they are different. Even with eyes shut, no one would confuse between the axe head and a piece of newly cut wood. Moreover, when we compare them a little further, we discover that one is much harder than the other. One sinks when we put it into water, but the other floats. We can easily burn the one, but we cannot by any ordinary means burn the other. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चे, we look at the axe. अगर आप axe को देखोगे, axe means क्या होता है, कुल्हाड़ी, ठीक है, तो उसको देखते हैं तो that fell the tree and we say that it is steel. ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसको ट्री का पार्ट है और हम क्या बोल देते हैं, ये स्टील का पार्ट है. बट व्हाट आर वुड एंड स्टील, लेकिन वुड और स्टील है क्या. द एक्स एंड द ट्री आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक्स जो है वो बिल्कुल अलग है, वो क्या करती है, वो ट्री को काटने के काम आती है, ठीक है, और ट्री बिल्कुल अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है. दे टुक नॉट ओनली डिफरेंट, हम उनको क्या देखते हैं, बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं कि दोनों चीज़ें अलग अलग है. बट ऑल आर सेंसेज ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल एंड इवन हियरिंग, तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो भी तो अलग अलग ही काम करते हैं ना बच्चे, और वो हमें क्या बताते हैं, दैट दे आर डिफरेंट, कि सब के सब डिफरेंट है. इवन विद हिज आईज शट, अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, नो वन वुड कंफ्यूज बिटवीन द एक्स हेड एंड अ पीस ऑफ न्यूली कट वुड. मतलब आप अगर आंखों को बंद कर भी छुएंगे, ठीक है, तो एक्स हेड को जब देखेंगे तो वो क्या है, अ पीस ऑफ न्यूली कट वुड. मोर ओवर वेन वी कंपेयर दैम अ लिटिल फर्दर, अगर हम उसको तभी भी कंपेयर करते चले जाते हैं तो हम डिस्कवर करते हैं वन इज मच हार्डर देन द अदर वन सिंक्स. और किसी किसी चीज़ को क्या देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत हार्डर है, ठीक है, और पानी में डालते हैं तो क्या करती है, डूब जाती है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ्लोट भी करती हैं, जैसे वुड का जो है, अगर आप वुड को लोगे, लकड़ी को, तो आप पानी में डालोगे तो फ्लोट करेगी. तो वी कैन ईजिली बर्न द वन बट वी कैन नॉट, और किसी किसी चीज़ को हम ईजिली जला भी देते हैं और कोई कोई चीज़ जल्दी से जलती नहीं है. बट एनी ऑर्डनरी मीन्स बर्न द अदर. येट दीज टू वेरी डिफरेंट सब्सटेंसेज, वुड एंड स्टील, दोनों को देखते हैं तो स्टील पानी में अभी हमने बात की तो वो क्या करेगा, स्टील तो डूब जाएगा, और वुड क्या होगी, वो तैरने लग जाएगी, फ्लोट करेगी. हैव सम लाइकनेस
वी कॉल दैम बोथ सॉलिड्स, और दोनों को हम क्या भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों सॉलिड भी हैं. दे हैव शेप्स, दे फॉल टू द ग्राउंड इफ दे आर ड्रॉप्ड. इफ वी टुक दैम टू द रूफ एंड लेट दैम both fall at the same time, we would find that there was no differences in the time of their journey to the ground. They would reach it together. अब ये क्या है, दोनों की चीज़ों के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. और उन चीज़ों को हमने ये भी देखा, अगर दोनों की दोनों चीज़ें गिरती हैं ग्राउंड पर तो वहाँ से आवाज़ भी आती है, दे आर ड्रॉप्ड. इफ़ वी टुक दैम टू द रूफ, अगर हम उनको क्या करते हैं, वी टुक दैम टू द रूफ पर लगाते हैं, एंड लेट दैम बोथ फॉल एट द सेम टाइम, और ऊपर से गिराएंगे तो दोनों की दोनों क्या करेंगी, सेम टाइम पर ही गिरेंगी. वी वुड फाइंड दैट देयर वॉज नो डिफरेंस, तो ऐसा लग रहा है उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइकनेस और uniformity that all bodies, whatever their weight, fall through a given distances in the same time, was discovered nearly 350 years ago by a very remarkable Italian scientist named Galileo. He made this discovery by dropping two weights, one of 1 pound and one of 10 pounds, from the top of the famous Leaning Tower of Pisa, but for a long time people refused to believe that it was really true. In those days, it was thought that heavy bodies must fall at the faster rate than light ones, and they were still more surprised when it was learnt that the same law applied as well to bodies flung upwards into the air. There is no difference in the time of the ascent of bodies, whatever their weight, if they start off with the same speed. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, यूनिफॉर्मिटी देखा कि जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये सब चीज़ें देखी किसने, इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने, ठीक है. तो उन्होंने डिस्कवर्ड किया 350 ईयर्स पहले इन चीज़ों को, और डिस्टेंस के बेस पर कैसे किया कि उनका डिफरेंस देखा किसी भी चीज़ का वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है. उन्होंने क्या किया, 1 of 1 pound, एक चीज़ ले ली जो 1 pound की है और अदर ली जो 10 pound की है, और उनको क्या किया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फेमस लीनिंग टावर से नीचे फेंका, ठीक है. बट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल रिफ्यूज टू बिलीव, और वो उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ पर बिलीव नहीं किया कि अगर दो चीज़ों को इकट्ठा फेंका जा रहा है तो वो एक ही बार आके गिरेंगी, नहीं. उन्होंने ये चीज़ें सोची, इट वॉज थॉट दैट हैवी जो बॉडीज़ हैं मस्ट फॉल एट द फास्टर, मतलब जो बॉडीज़ हैवी होगी वो जल्दी से गिरेगी, ठीक है. लाइट वंस की अगर कंपेयर करते हैं दोनों में, तो क्योंकि एक जो 1 pound की चीज़ है बच्चे, वो क्या करेगी, वो धीरे गिरेगी, और जो 10 pound जिसका वेट ज़्यादा होगा वो जल्दी से ग्राउंड पर गिर जाएगी. They were still more surprised when it was learned that the same law applied as well to bodies flung upwards. और सेम लॉ अप्लाई होता है जब आप उनको ऊपर फेंकते हैं. अभी तो हमने क्या किया, नीचे फेंका और फिर हवा में ऊपर फेंक के भी देखा, तो सेम लॉ अप्लाई हो रहा था. There is no difference in the, कहाँ पर, टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा था. वट एवर देयर वेट हो या इफ दे स्टार्ट ऑफ विद द सेम स्पीड के थ्रू वो आती और जाती है. नाउ वी हैव टू लर्न मोर अबाउट द स्टील एक्स एंड वुड. The tree from which the wood came is a plant. A plant is something with the most remarkable property in the world. It is a living thing. It has the power to feed, grow and reproduce its kind. Animals too have this wonderful power, but the steel axe head is no living thing. It is made from iron that was dug out of the earth. If we want more wood, we can sow seeds of trees, and in time we shall have new forest. But if we ever dig out all the iron ores, why then there will be no more iron ore, for iron is something that cannot grow. Science distinguishes the substance that we get from living things by calling them organic, for they come from things having organs from growth and reproduction. That leaves a great class of substances that exist independently of life, like air, water and rocks. These are called inorganic. Sticks are organic substance. Stones are inorganic. And soap is an organic substance, for it is made of vegetables or animal fats. Though they were boiled with chemicals, are inorganic. These were important difference between the living and non-living substances and their products out to be.
सो यहाँ पर और चीज़ें क्या बताई गई है बच्चे, समझाने के लिए बताया गया है कि हमने क्या सीखा, स्टील एक्स को देखा, वुड को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ट्री है, ठीक है, तो ट्री से क्या मिलता है, फ्रॉम विच द वुड केम इन इज अ प्लांट, तो वहाँ से क्या आता है, प्लांट, और वुड आता है ना ट्री के थ्रू, क्योंकि ट्री से क्या होता है, जो सीड निकलते हैं वो गिर जाते हैं तो फिर उससे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी इन द वर्ल्ड के अंदर है, और ये क्या है, लिविंग थिंग है। इट हैज़ द पावर टू फीड, ग्रो एंड प्रोड्यूस इट्स काइंड। और जो एनिमल्स है, एनिमल्स कैसे होते हैं, टू हैव दिस वंडरफुल पावर होती है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टील एक्स की, स्टील एक्स जो हेड है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो ग्रो नहीं करता, ठीक है। आयरन को भी अगर आप डिग करके डालोगे तो आयरन भी ग्रो नहीं करेगा, आयरन भी वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही हमने क्लासिफिकेशन किया है, साइंटिफिक ने क्लासिफिकेशन किया है कि कौन सी चीज़ है जो ग्रो कर सकती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है, और कौन सी इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एयर, वाटर, रॉक्स, ये क्या है, इनऑर्गेनिक बोलते हैं बच्चे इनको, ठीक है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, स्टोन्स आर कैसा है, इनऑर्गेनिक। लेकिन सोप क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल फैट्स, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, थ्रो दे वर बॉइल्ड विद केमिकल्स, दे आर इनऑर्गेनिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के बीच में, ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग प्रोडक्शन नहीं कर सकती। Easy enough to understand, yet people are often confused about the meaning of these two simple words, organic and inorganic. ठीक है, कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो सिंपल वर्ड्स हैं, ऑर्गेनिक किसको बोल दिया, इनऑर्गेनिक कौन सी चीज़ें हैं। सो देखते हैं उनको। वी हैव नाउ लर्नड अबाउट द नेचर, हार्डनेस, वेट, शेप एटसेट्रा ऑफ द वुड एंड द एग्स. We also know a little about their behavior, that they are attached to the earth. But we should also know that everything is attracted to the earth. If we want to overcome this attraction, we require energy. This attraction is due to the law of gravity that makes things fall to the ground. To move a thing, light or heavy, we must use some kind of force or power. The power to do work, any kind of work, has another name. It is called energy. So बच्चे, हमने यहाँ पर देखना है किस चीज़ को, नेचर के अंदर, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें हार्डनेस है देखा हमने, वेट को, शेप को, ठीक है, और ये सब चीज़ें वुड के अंदर होती है और एक्स के अंदर भी होती है। देन वी ऑल्सो नो अ लिटिल अबाउट देयर बिहेवियर, हमें कुछ कुछ उनके बिहेवियर के बारे में भी पता भी है। सो ये क्या करती है, ये अट्रैक्ट टू द अर्थ, और ये सब चीज़ें क्या है, अर्थ से अट्रैक्ट करती हैं। हमें पता होना चाहिए इनके बारे में कि अट्रैक्ट करती हैं अर्थ को। इफ़ वी वांट टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन, और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो अट्रैक्शन है इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं, ठीक है, ग्राउंड पर ही आकर गिरेंगी कोई भी चीज़। टू मूव अ थिंग लाइट और हैवी, ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि कोई भी थिंग है वो मूव करती है तो उसका लाइट है या हैवी है वो, तो वी मस्ट सम काइंड ऑफ द फोर्स और पावर के थ्रू हमें उन चीज़ों की पता चलता है। द पावर टू डू वर्क, कि काम करने का जो पावर है, एनी काइंड ऑफ वर्क हैज़ अनदर नेम, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो जब कभी आपसे एनर्जी की डिफाइन पूछी जाती है तो आप बोलोगे द पावर टू डू वर्क, जो हम काम कर रहे हैं, आपके अंदर पावर है तभी तो आप बैठ के सुन रहे हो, तभी आप समझ रहे हो, तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये वर्क जो है हम कर रहे हैं, हमारे अंदर पावर है तभी हम कर पा रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एनर्जी। Our everyday experiences teach us a good deal about energy, which is the most important property of matter. Life itself depends on a constant exchange of this mysterious power to do work. A bending of energy to and fro between one thing and another. Each breath we draw, each heartbeat, each thought or action is the result of an exchange of energy. The exchange goes on all the time, everywhere. In everything, we all know that it drives ships and trains and all sorts of machinery. We know that it needs a lot of energy to jump 6 feet or to run a mile.
and we find in the rocks and in the winds and in the waters. In short, whatever matter is, we find energy stored up or passing from one thing to another. So, we ought to know something about it since we cannot move an inch without its help. So, यहाँ पर एवरीडे लाइफ के अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंस हमें टीच कराते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाते हैं. गुड डील कैसे करना, एनर्जी के साथ कैसे गुड डील करना है, तो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. और लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ दिस मिस्टीरियस पावर टू डू वर्क. जैसे कि बाइंडिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम किस तरह से अपनी एनर्जी को सिक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, वो सब चीज़ें भी. टू एंड फ्रो बिटवीन वन थिंग टू अनदर एंड ईच ब्रेथ. और जैसे भी ब्रेथ करना क्या होता है, सांस लेना, ठीक है. ईच ब्रेथ वी ड्रॉ, ईच हार्ट बीट, ईच थॉट और एक्शन जो भी हम करते हैं रिजल्ट ऑफ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी. तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना, हार्ट बीट हो, चाहे हम सोच रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही है. द एक्सचेंज गोज ऑन ऑल द टाइम एवरीवेयर, और हर जगह जाती रहती है. सो हमें क्या पता होना चाहिए, इट ड्राइव शिप्स एंड ट्रेन्स ऑल द सॉर्ट्स ऑफ मशीनरी. क्योंकि जब ट्रेन्स की बात करें, शिप्स की बात करें, ये सब क्या चीज़ें हैं, मशीनरी है. और हाँ, उनको ज़रूरत होती है लॉट ऑफ एनर्जी की टू जंप 6 feet एंड टू रन अ माइल. चाहे हम जंप करें, कहीं जाते हैं, ट्रेन जा रही है, ठीक है, प्लेन जा रही है, तो हर जगह के लिए उनको कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होगी. देन वी फाइंड इट इज़ द रॉक्स दैट इट विंड्स एंड इन द वाटर. शॉर्ट में बात की जाए तो जो भी मैटर होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, उनसे क्या करते हैं, हम एनर्जी को स्टोर्ड अप and passing from one thing to another. We ought to know something about it since we cannot move an inch without its help. क्योंकि जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हमारे एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो इवन हम 1 inch भी मूव नहीं कर सकते और ना किसी चीज़ को करा सकते हैं. Now all the properties, the differences and uniformities we have just glanced at are properties belonging to all things throughout the universe. The weights of lumps of woods and steels, the properties of inertia and motion, the ways in which they respond to light and heat, sound and electricity. All these things are found out through the great science called physics. It tells us about the structure and properties of matter. We cannot expect to know that the marvelous beauty and unity of the universe around us unless we are willing to ask questions about the law of physics. So यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है बच्चे, उनका कहीं ना कहीं उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है. तो ये जो चीज़ें अलग अलग होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम थिंग्स को जज करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स के अंदर. द वेट्स ऑफ आर लम्प्स, अगर हम बात करें हमारे लम्प्स के वेट की, ठीक है, लम्प्स ऑफ वुड जो है, स्टील का हो गया, तो इनका सबका वेट अलग अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, मोशन भी अलग अलग होगा. द वेज इन विच दे रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड हीट, तो उसी के बेस पर ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, सब चीज़ें रिस्पॉन्स करती हैं. तो जितनी भी चीज़ें हैं आर फाउंड आउट थ्रू आउट द ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड फिजिक्स. तो क्या करते हैं, जो ग्रेट साइंस जो है, जब इनके थ्रू इनको जज किया जाता है, तो उसी को हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं फिजिक्स के रूप में, ठीक है. फिजिक्स भी हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में है. इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर, और वो क्या बताता है हमें, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. और कहीं ना कहीं वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू नो द मार्वेलस ब्यूटी और यूनिटी ऑफ यूनिवर्स अराउंड अस अनलेस वी आर विलिंगली टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द लॉ ऑफ फिजिक्स के बारे में. मतलब जब तक हमें फिजिक्स के लॉ के बारे में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो वो उन चीज़ों को भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चंस. What are things made of? We have just seen that physics deals mainly with the states or conditions of matter. To obtain answer to questions about the composition of matter, what matters is made of, we must ask at chemistry. It puts things to piece and explains how and why the pieces are joined together to form hundreds of thousands of different substances that exist around us. It shows how the pieces composing one substance
can be rearranged to from an entirely different substances. It shows, for example, that some of the pieces of matter that go to make the wooden handle of the axe are also used to make the steel head of the axe. I am sure I need not to tell you that the arrangement of the particles of matter to form these hundreds of thousands of different substances is governed by laws that are always the same for the same condition, just like the laws of physics. So यहाँ पर क्या बताया बच्चे, इसके अंदर बताया गया है कि लेट अस गेट बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाते हैं. तो हम कहते हैं जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, वो किससे बनी हुई हैं. व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ. वी हैव जस्ट सीन दैट फिजिक्स जो है वो डील करती है मेनली किस पर, विद द स्टेट्स और कंडीशंस ऑफ मैटर्स पर. ठीक है, और ऑब्टेन करती है उनके आंसर्स को. ठीक है, कि ऑब्टेन करती है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनके बेस पर वो आंसर को मॉडिफाई करें, उनको आंसर को बताएं मैटर्स पर. व्हाट मैटर इज मेड ऑफ. अब फिजिक्स ने तो बता दिया, ठीक है, मैटर्स के बारे में. अब मैटर किससे बने होते हैं, तो वी मस्ट आस्क एट केमिस्ट्री. तो अब ये किस में पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मैटर्स के बारे में. और ये पुल करते हैं थिंग्स को, जैसे पीसेज एक्सप्लेन करते हैं कितना है, क्यों है पीसेज आर जॉइंट टुगेदर, है ना. कोई भी पीसेज होते हैं तो आपस में क्यों वो जुड़े हुए हैं, टू फॉर्म हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, आपस में कैसे कनेक्ट हैं और कैसे वो चीज़ों को बना रहे हैं. ठीक है, जो हमारे आसपास हैं. और ये शो करते हैं जो पीसेज है कंपोजिंग वन सब्सटेंस कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म एन एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंसेज. और जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, दैट सम ऑफ द पीसेज ऑफ मैटर दैट गो टू मेक द वुडन हैंडल ऑफ द एक्स, है ना, आपने एक्स का वुडन हैंडल देखा होगा, वो भी बना होता है. ठीक है, आर ऑल्सो यूज टू मेक द स्टील हेड ऑफ द एक्स. आई एम श्योर आई नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को बताने के लिए कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिस, जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए, मैटर्स को अरेंज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत हुई होगी. ठीक है, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं लॉ बना होगा. तो उन लॉ को समझना पड़ता है हमें कंडीशंस के बेस पर, और उसको ही क्या बोलते हैं, फिजिक्स. जस्ट लाइक द लॉज ऑफ फिजिक्स की तरह हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चों. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और ये रिटन बाय है बच्चे सीरियल हॉल के थ्रू. और अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साइंस से रिलेट करता हुआ, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज. बच्चे डू योरसेल्फ.